प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो महाभारत की काफ़ी जानकारी देगा। भारतीय इतिहास के प्रसिद्ध इतिहासकार मॉरिस विंटरविट्ज ने महाभारत के बारे में लिखा है कि चूँकि महाभारत संपूर्ण साहित्य का प्रतिनिधित्व करता है, डैश डैश कर दिया है, काफ़ी लंबा स्टेटमेंट है, शॉर्ट में दे रखा है, बहुत सारी व अनेक प्रकार की चीज़ें इसमें निहित है, फिर डैश कर दिया है। यह भारतीयों की अगाध गहराई को अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। चर्चा कीजिए। हमें ये सब चीज़ें बतानी हैं कि जो महाभारत है वो संपूर्ण साहित्य का भी प्रतिनिधित्व करता है। भारतीय इतिहास की अनेक जानकारियाँ इसमें निहित हैं। इसके अलावा इसमें अगाध गहराई भी है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पॉइंट वाइज करेंगे। महाभारत कालीन इतिहास के बारे में काफ़ी जानकारी देगा। तो आंसर पे चलते हैं। पहला आंसर है, निश्चय ही महाभारत अद्भुत ग्रंथ है। इसमें भारतीय इतिहास की अनेक सूचनाएं प्राप्त होती है। देखो, महाभारत से भारतीय इतिहास का हमें बहुत सारा पता लगता है। इससे वर्ण व्यवस्था में पता लगती है उस टाइम थी या नहीं थी, राज व्यवस्था पता चलती है, समाज धर्म का पता चलता है कि समाज कैसा था, धर्म कैसा था, अर्थव्यवस्था का भी इसमें जानकारी हमें प्राप्त होती है। मॉरिस का यह कथन महाभारत संपूर्ण साहित्य का प्रतिनिधित्व करता है, पूर्ण रूप से सही है। इसका विवरण निम्न प्रकार है। अब हमने कह तो दिया कि जो मॉरिस का एक कथन है पूर्ण रूप से सही है, लेकिन हमें इसका विवरण देना पड़ेगा और इसका वो देना पड़ेगा स्पष्टीकरण कि ये क्यों सही है। पहला है वर्ण व्यवस्था। महाभारत युद्ध आरंभ होने से पहले युधिष्ठिर ने कुरुवंश को संबोधित किया। देखो, एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट लेके आए हैं, ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो बहुत कुछ है वर्ण व्यवस्था के बारे में महाभारत में, लेकिन जो मेन है वो ये है कि महाभारत का युद्ध आरंभ होने से पहले युधिष्ठिर ने कुरुवंश को संबोधित किया। वैदिक परंपरा का पालन करते हुए सर्वप्रथम समाज के सर्वोच्च वर्ग ब्राह्मणों को नमस्कार किया। उसके पश्चात क्षत्रियों को और या अपने ज्येष्ठों को और युवराजों का अभिनंदन किया। उसके बाद उसने यहाँ पर न तो वैश्य और न ही शूद्र के लिए कोई स्थान प्राप्त था। अब देखो, उसने क्षत्रियों का भी, अपने ज्येष्ठों का, जो क्षत्रिय थे उनका भी नमस्कार किया, अभिनंदन किया, और अपने पहले ब्राह्मणों का भी अनु अभिनंदन किया उसने, क्योंकि वो सर्वोच्च वर्ग था। बाकी वैश्य और शूद्र के लिए कोई स्थान उसने नहीं रखा। वो तो राजा था एक, तो इससे वर्ण व्यवस्था स्पष्ट हो जाती है कि उनकी नज़र में वर्ण की क्या अहमियत थी। हाँ, दूसरा है राज्य व्यवस्था। महाभारत की मुख्य कथा राज्य व उसके उत्तराधिकारियों के मध्य युद्ध से संबंधित है। देखो, यही है कि राज्य था और उसके उत्तराधिकारी थे। इसमें बताया गया है कि राज्य संचालन का मुख्य कार्य क्षत्रियों का है। देखो, क्षत्रियों को ही मुख्य माना गया है। इसमें क्षत्रिय ही थे। राजा वंशानुगत होता था, ज्येष्ठ पुत्र गद्दी पर बैठता है। लड़ाई इसी बात पे थी। राज्य हड़पने के लिए शक्ति व षड्यंत्र का बोलबाला था। मामा शकुनी व भांजा दुर्योधन इसके केंद्र बिंदु थे। देखो, राज्य के लिए कितनी बड़ी राजनीति चली जा रही थी कि षड्यंत्र रचे जा रहे थे। एक और, अगर वर्ण व्यवस्था की हम बात करें तो एक वर्ण व्यवस्था में हम ये भी कहते हैं, कई कहानियाँ आती हैं महाभारत में। एक एकलव्य की कहानी आती है। उनके जो गुरु होते हैं द्रोणाचार्य, उसका अंगूठा ले लेते हैं, सबने पढ़ी है कहानी। तो उससे भी पता लगता है कि उनके गुरु नहीं चाहते थे कि वो बड़ा धनुधर बने अर्जुन से, तो इससे भी पता लगता है। दूसरा, सूतपुत्र जो कर्ण था उसका अपमान कर देती है द्रौपदी, उससे भी पता लगता है। तो कई सारे विवरण हैं कि करके इससे भी पता लग जाता है। अगला है समाज का विवरण। देखो, महाभारत से हमें सामाजिक विवरण प्राप्त होते हैं। इस काल में स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं थी। बहुपति व बहुपत्नी विवाह प्रचलित थे, देखने को मिलता है। 5 पांडव की एक पत्नी थी, भले ही वो त्रुटिवश थी कि उनकी माता कुंती ने कह दिया था कि जो भी चीज़ लेके आए, जो भी वस्तु लेके आए वो आपस में बांट लो, पहले ही आदेश दे रखे थे। इसका पालन करने के लिए युधिष्ठिर ने सब 5 की पत्नी घोषित कर दिया और पंचाली बनना पड़ा। वो एक अलग टॉपिक था, पहले भी पढ़ा दिया है मैंने। और तो मेन क्या है, मेन ये है कि महाभारत से हमें जो सामाजिक विवरण प्राप्त होते हैं उसमें स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं थी। बहुपति व बहुपत्नी विवाह प्रचलित थे। द्रौपदी चीरहरण इसका उदाहरण है। देखो, एक इतनी भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण कर लिया जाता है तो क्या स्थिति होगी एक महिला की। शूद्र को भी सम्मानजनक स्थान प्राप्त नहीं था।
देखो किसी को भी अगर हम पता करें, किसी भी समाज की अगर स्थिति हमें प्राप्त करनी हो, तो समाज का हम पता करते हैं कि उस समाज में स्त्रियों के साथ और निम्न वर्ग के साथ क्या व्यवहार होता है। जिस समाज में स्त्री और निम्न वर्ग के साथ अच्छा व्यवहार होता है वो समाज अच्छा कहा जाता है, और जिसमें अपने मातहतों के साथ, निम्न वर्ग के साथ और स्त्री के साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता, वो समाज अच्छा समाज नहीं कहा जाता। तो चाहे वह कितने ऊंचे पद पर क्यों ना हो, देखो बिल्कुल स्थान प्राप्त नहीं था। द्रौपदी द्वारा शूद्रपुत्र लिखा है, शूद्रपुत्र भी लिख सकते हैं। कर्ण से विवाह करने से मना करना, वह द्रोण का एकलव्य के प्रति दुराग्रह, इसके उदाहरण है। जुए जैसी कुप्रथाएं भी प्रचलित थी। देखो एक जुए में अपनी पत्नी को लगा देते हैं कि पत्नी ही लगा दी, तो ये कुप्रथाएं देखो कितनी बड़ी थी। धार्मिक स्थिति, इस महाकाव्य में ब्राह्मणवादी वैदिक व्यवस्था व यज्ञ कर्मकांड देखने को मिलते हैं। एक महत्वपूर्ण भाग में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश देते हैं, जिसमें हमें सामाजिक व्यवस्था की भी जानकारी मिलती है। देखो अर्जुन, जो हमारी श्रीमद् भागवत गीता है, हिंदू धर्म का महान ग्रंथ है, सबसे बड़ा ग्रंथ है, हमारे हम उसे पूजते हैं, तो वो कहाँ से मिला हमें? वो वही है जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो गीता के उपदेश दिए थे, उनका एक संग्रह है वो। तो ये कहाँ देखने को मिलता है? ये हमें महाभारत में देखने को मिलता है, जब युद्ध प्रारंभ होता है उससे पहले। तो ये देखो एक धार्मिक स्थिति, यानी धर्म पूरा कहाँ से उठ के आया हमारे पास, हमारे धर्म का जो सार है वो कहाँ से मिला हमें मिला वो महाभारत से। तो धार्मिक स्थिति अच्छी कही जाएगी। आर्थिक स्थिति, इस काल में लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। भूमि उपजाऊ थी, लोग पशुपालन किया करते थे। व्यापार की स्थिति उन्नत थी, लोग बढ़ई, लोहार, कुम्हार व रंगशाजी का भी कार्य करते थे। देखो आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी थी। युद्ध करना आजकल के समय में भी इतनी आसान बात नहीं है, बहुत पैसे की ज़रूरत पड़ती है, काफ़ी हथियारों की ज़रूरत पड़ती है। तो लोग सभी व्यापार किया करते थे, पशुपालन करते थे, कृषि करते थे, भूमि सारी उपजाऊ थी। लगभग ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जहाँ हस्तिनापुर है आज भी है, इंद्रप्रस्थ दिल्ली, जिसे हम दिल्ली कहते हैं, वहाँ पे राजधानी थी। तो ये सारा क्षेत्र आज भी काफ़ी उपजाऊ है, और उस टाइम भी काफ़ी उपजाऊ हुआ करता था। इसीलिए जब पैसा हुआ उनके पास, आजकल लोगों के पास पैसा हो जाए तो लड़ाई की तरफ भागते हैं, तो शायद यही पैसे का लालच में सब कुछ हुआ होगा। स्पष्ट है कि महाभारत जैसा महाकाव्य निश्चित ही इतिहासकारों के लिए महत्वपूर्ण है। तो महत्वपूर्ण तो है ही, इसके अलावा लास्ट में ये भी लिख देंगे, पहले भी लिख दिया है वैसे, लास्ट चाहें तो उसे शुरू वाले को उठा के लास्ट में भी लिख सकते हैं कि जो हमारे मोरिस विंट्स का जो मत है, इतिहासकार का प्रमुख मत है, वो इससे सत्य साबित हो जाता है कि महाभारत से हमें हर प्रकार की धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक, वर्ण व्यवस्था, राज व्यवस्था, सभी विवरण प्राप्त होते हैं। हमारे तीन ही, जब हम किसी भी समाज को पढ़ते हैं, राज्य को पढ़ते हैं, तो उसमें आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक स्थिति मेन होती है। तो उसके बारे में इसमें सब कुछ जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है। इसके अलावा हमें धार्मिक जानकारी तो हमें पूरा का पूरा धर्म, जो हमारे धर्म ग्रंथ है श्रीमद् भागवत गीता, इसी से प्राप्त होती है। तो कहा जा सकता है कि महाभारत संपूर्ण समाज का प्रतिनिधित्व करता है। धन्यवाद।